शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे साइंस वाले हिस्से से। यहाँ पर गेहूं की एक नई किस्म को खोजा गया है जिसकी रोटी मीठी और नरम बनती है। शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें पकाने की बेहतरीन विशेषता है। इससे रोटी नरम और मीठी बनती है। गेहूं की इस किस्म को PBW1 चपाती कहा जाता है। PBW1, जिसे पंजाब में राज्य लेवल पर सिंचित दशाओं में समय से बुआई के लिए जारी किया गया। ठीक है, बताया जा रहा है कि पंजाब में स्टेट लेवल पर इसकी दशाएं कैसी होना चाहिए, सिंचित अवस्था, टाइम पर इसकी बुआई करना है। गेहूं से बनी चपटी व पकी हुई खाद्य वस्तु चपाती प्रोटीन और कैलोरी का एक सस्ता और प्राथमिक स्रोत माना जाता है। मतलब गेहूं से हमको प्रोटीन और कैलोरी दो चीज़ मिलती है। उत्तरी पश्चिम भारत में लोगों का मुख्य भोजन है ये। चपाती के लिए वांछित गुणवत्ता और विशेषताओं में अधिक कोमलता, हवा से फूलने की क्षमता होना चाहिए, नरम बनावट रहे और हल्का मलाईदार भूरा रंग रहना चाहिए। थोड़ा चबाने पर पके हुए गेहूं की सुगंध आ जाए। ये सारे गुण यहाँ पर बताए गए। दैनिक आहार का हिस्सा होने के बावजूद आधुनिक गेहूं की किस्मों में चपाती की गुणवत्ता के लक्षण नहीं होते। लंबी पारंपरिक गेहूं की किस्म C306 चपाती की गुणवत्ता के लिए स्वर्णिम मानक रही है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बताया जाता है कि कौन सी क्वालिटी की रोटी बढ़िया रहती है। गेहूँ 306। बाद में फिर क्या हुआ, PU द्वारा PBW 175 किस्म विकसित करी गई और इसमें अच्छी चपाती गुणवत्ता थी। हालांकि ये दोनों धारीदार और भूरे रंग की रतुआ के लिए अति संवेदनशील हो गए हैं। अब चुनौती उच्च उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को संयोजित करने और वास्तविक चपाती गुणवत्ता बनाए रखने की। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि क्वालिटी को कोई किसान नहीं देख रहा। वो ये देख रहा है कि उसका प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरबती जैसी गेहूं को नहीं लगाते। मैं खुद अपने यदि गाँव की बात करूं तो हमारे गाँव में खुद सरबती जैसी गेहूं नहीं लगाई जाती, क्योंकि इनकी पैदावार कम होती है, लंबी लंबी हाइट में होती है और इसमें दाने बहुत कम रहते हैं। और लंबी हाइट होने से क्या है, फसल गिर जाती, हवा चलती है, तो इसलिए ज़्यादा किसान लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। अब इस प्रकार की चुनौती है तो पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की गेहूं प्रजनन टीम ने PBW 175 की बेस में लिंक्ड स्ट्राइप रस्ट और लीफ रस्ट जीन LR57/YR40 के लिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज़ करा और एक नई किस्म को विकसित किया। दो चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया था यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा जब इसको ये विकसित कर रहे थे तो इन्होंने कई सारे जैव रसायनों का परीक्षण करके, ठीक है, और परीक्षण इसमें किया गया, तब जाके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, रोटी में क्वालिटी आएगी। इसके बाद हम चलते हैं द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरें। एक न्यूज़ आई है एक म्यूज़ियम से रिलेटेड। म्यूज़ियम में देख रहे हैं इस प्रकार की मूर्तियां आपको दिखाई जाएंगी, उनके बारे में जानकारी आपको हासिल होंगी। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। ये डिस्प्ले करेगा 400 आर्टिफैक्ट से, कला वस्तुएं जिनको आप कहते हैं, कलात्मक वस्तुएं। द फैसिलिटी बिल्ड एट 5 करोड़ लाइकली टू बी ओपन ऑन 18 मई। 5 करोड़ रुपया इसमें लगा है और 18 मई से इसको ओपन किया जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा। द आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम डिपार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ बिल्ड ए म्यूज़ियम इन इलूरू। ये इलूरू में बनाया गया है, जहाँ पर लगभग 400 आर्टफैक्ट्स, जिनकी डेट बताई जा रही है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 6वीं सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक, मतलब 6वीं ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका टाइम बताया जा रहा है। टू द 9th सेंचुरी AD। इसके बाद आपको 9वीं शताब्दी की भी चीज़ें यहाँ पर देखने, जब 9वीं नहीं 19वीं शताब्दी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ग्रांटेड 3.75 करोड़ अंडर द अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम। यूनियन मिनिस्ट्री ने कितना ग्रांट दिया था, 3.75 करोड़ का, कौन सी स्कीम के अंतर्गत, अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम के अंतर्गत, फॉर द 5 करोड़ प्रोजेक्ट इन इलूरू टाउन। 5 करोड़ इस प्रोजेक्ट की कीमत बताई जा रही है।
द म्यूज़ियम वाज बिल्ट ऑन ए 2000 स्क्वायर यार्ड कैंपस, 2000 स्क्वायर यार्ड कैंपस में इसका निर्माण किया गया है। डिजिटल फैसिलिटीज़ किस प्रकार की है यहाँ पर, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो अरेंजमेंट्स हैं, हम बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, कियोस्क से रिलेटेड। डिजिटल डिस्प्ले फैसिलिटीज़, इसके अलावा स्क्रीनिंग हैव बीन कंप्लीट, ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड हो चुकी। द म्यूज़ियम इज़ लाइकली टू बी ओपन ऑन 18 मई मार्किंग द इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, और इस दिन इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है, इसलिए हम इसी दिन इसको चालू करना चाहते हैं। और वही बात बताई जा रही है, 400 कलात्मक वस्तुएं हैं यहाँ पर, ठीक। कुरनूल, रुद्रम कोटा, नेल्लूर, गुंटूर, विजयवाड़ा, काकीनाडा, इसके अलावा राजमहेंद्र वर्मन और इलूरू, यहाँ से ये चीज़ें इकट्ठी करी गई हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको टूल्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा स्कल्पचर है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसको हम पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा कॉपर की कुछ खुदाई, कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ब्रॉन्ज के कॉइन्स हैं, वीपन्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स, ये मिल जाएंगी आपको 18वीं और 19वीं शताब्दी की। इन द बुद्धिज्म सेक्शन द आया की पिलर एंड द अदर रिमेनांट कलेक्टेड फ्रॉम वटलूरू एंड पिनाका दिमी गोदावरी रीजन विल बी डिस्प्लेड। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है, बुद्धिज्म सेक्शन की बात करें, आया के पिलर्स दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिमनेंट कलेक्शन है ना वटलूरू के, वो भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। रिमनेंट मतलब अवशेष। ए रेड स्टोन मंडपा सेट फाउंड एट कोटाडीबा इन इल्लूरू इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इन द म्यूजियम। सबसे मेन अट्रैक्शन है रेड स्टोन का मंडप वाला सेट, जो कि मिला है कहाँ, कोटाडीबा। द म्यूजियम इज़ इक्विप्ड विद डिजिटल फैसिलिटीज़ दैट विल गिव द विजिटर्स वर्चुअल एक्सपीरियंस। डिजिटल फैसिलिटी है जिससे आपको वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इसरो से रिलेटेड है। इसमें हम पेलोड के बारे में समझेंगे। पेलोड आखिर होता क्या है। पेलोड एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विस्फोटक शक्ति। किसी भी चीज़ की कितनी विस्फोटक शक्ति है, कितनी विस्फोटक पावर है। आसान शब्दों में यदि हम कहें तो किसी भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या टारपीडो में विस्फोट को ले जाने की क्षमता को हम कहते हैं पेलोड। इसका यूज़ रॉकेट में भी किया जाता है। इसके अलावा मिसाइल में, विमान में, रॉकेट में, सब में इसका यूज़ किया जाता है। किसी विमान या मिसाइल का पेलोड कितना है, ये उस विमान या मिसाइल की विशेषता को बताती है। तो अगर कोई ये कहे कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पेलोड गिराया, तो इसका मतलब है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने बम गिराया। भारत ने इस ऑपरेशन में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करने का दावा किया था। ये हम देख रहे हैं मिसाइल के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे SLV क्या होता है, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको हम बोलते हैं। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस एक प्रकार का स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है जिसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा विथ पेलोड कैपेसिटी टू डिलीवर 600 किलो टू लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी बता रही जा रही है पेलोड की, 600 किलो कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में हम स्थापित कर सकते हैं, या फिर 300 किलो इसको इतना वजन हम स्थापित कर सकते हैं सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट विद द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ। इसमें 4 स्टेज रहते हैं और भी कुछ यहाँ पर डायामीटर, फर्स्ट फ्लाइट कब थी, फंक्शन कैसा है, हाइट कितनी, ये सारी बातें बताया जाता है। फर्स्ट फ्लाइट बताई गई है मई 2022 की प्लानिंग है। SLV को समझने की यदि हम कोशिश करें तो किसी भी देश में कम्युनिकेशन सिस्टम और उसकी सिक्योरिटी, इसको मजबूत करने में मानव ने जो उपग्रह बनाए हैं उनकी अहम भूमिका रह जाती है। ठीक है, इनको हम अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करते हैं। ये बहुत चुनौती भरा काम रहता है। इस काम के लिए हमें बहुत ही बढ़िया व्हीकल चाहिए जो सुरक्षित तरीके से अपने ऊपर इन उपग्रहों को रखें और उठा करके अंतरिक्ष में ले जा सके। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
एक ऐसा ही उपकरण है या युक्ति है जिसकी सहायता से सैटेलाइट या फिर उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजते हैं। ये नॉर्मली एक रॉकेट की जैसा ही रहता है। इसके प्रकारों की बात करें तो SLV कौन कौन सा होता है, SLV-3 है, ठीक है। SLV-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा निर्मित पहला रॉकेट था जिसे 1970 के शुरुआती दौर में अंतरिक्ष में भारत के उपग्रहों को भेजने के लिए तैयार करे थे। SLV-3 की क्षमता की बात करें तो 4 चरण वाला ठोस ईंधन वाला ये इंजन रहता है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने और लगभग 40 किलो तक का भार ले जाने में ये सक्षम था। पहला परीक्षण 1979 में हुआ, सफल रहा, ठीक है। और SLV-3 का पहला सफल परीक्षण जुलाई 1980 में किया गया था। पहला वाला जो परीक्षण था वो विफल हो गया था। फिर बताया जा रहा है इसके द्वारा भारत निर्मित उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कुल 4 परीक्षणों के बाद इसे 1983 में उपयोग से हमने बाहर कर दिया। इसके बाद आ जाता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम ASLV कहते हैं। SLV-3 के बाद इसरो ने SLV-3 से और भी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट ASLV बनाया था। इसमें 5 चरण होते थे। ठोस ईंधन यूज़ किया जाता था। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाएगा, 150 किलो वजन ले जा सकता था। इसका पहला परीक्षण हुआ था 24 मार्च 1987 को और 1994 के बाद इसरो इसका यूज़ नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाता है PSLV। इसको भी इसरो ने बनाया, काफ़ी पावरफुल है ये भी, ठीक है। वर्तमान उपग्रहों में इसका यूज़ किया जाता। पूर्व के दोनों रॉकेट केवल भू-स्थिर कक्षा में ही उपग्रहों को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन PSLV किसी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा तक ले जाने में सक्षम है, सन सिंक्रोनाइज कहते हैं जिसको। और बताया जा रहा है इसके निर्माण के टाइम इस प्रकार का रॉकेट केवल रूस के पास ही उपलब्ध था। संरचना बताई जा रही है 4 चरण वाला ठोस और द्रव ईंधन वाला ये इंजन रहता, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस जबकि दूसरे और अंतिम चरण में द्रव ईंधन का यूज़ किया जाता है। इसका पहला सफल परीक्षण 15 अक्टूबर 1994 को किया गया था। इसके बाद 2016 में एक साथ 20 उपग्रहों को इसने भेजा था। PSLV-G आया, PSLV-CA आया, PSLV-XL। अब इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। इसरो ने इसको बनाया है, इसमें 3 चरण रहते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रक्षेपण यान है। इसका यूज़ अत्यधिक भारी उपग्रहों जिनका वजन 2 टन से भी ज़्यादा रहता है, इनको प्रक्षेपित करके GTO में स्थापित करने का काम किया जाता है, ठीक है। बताया जा रहा अधिक महत्वपूर्ण उपग्रह 2 टन से अधिक भारी होते हैं, इसलिए इस प्रक्षेपण यान की अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत महत्ता होती है। GSLV जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3 चरण इसमें होते हैं। पहला चरण ठोस वाला, दूसरा चरण द्रव ईंधन रहेगा। इतने उपग्रही वजनों को GTO में स्थापित करने के लिए अंतिम चरण में अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस चरण के लिए क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है। न्यूज़ में जो चीज़ दी गई थी वो थी SSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये स्मॉल वर्ड में ही स्मॉल लिखा है, इसलिए क्या है छोटे छोटे उपग्रहों को भेजने का ये काम करता है। तो यहाँ पर कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई है, केवल इतना बताया गया है कि भारत में इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आज की न्यूज़ यदि हम देखें तो 2022 का जो टारगेट है, यहाँ पर SSLV में भी काम करे जाने की बात हो रही है। SSLV डेवलपमेंट की जो फ़्लाइट्स हैं वो 2022 में कंप्लीट हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है। ऑल 3 मिशन विल कैरी पेलोड, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ का कहना है। इसरो इज़ होपिंग टू हैव ऑल 3 डेवलपमेंट फ्लाइट प्लान्ड फॉर इट्स बेबी रॉकेट, जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2022, ठीक है। बेबी रॉकेट को ये तैयार कर लेगा और प्लानिंग है इसकी फ़्लाइट करने की भी। तीनों चीज़ हो जाएगी इसमें। 3 डेवलपमेंट फ़्लाइट्स हैव बीन अप्रूव्ड, तीनों को अप्रूवल मिल चुका है। 2022 इज़ आवर टारगेट फॉर ऑल 3, ऐसा कहना है एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन का। पहली उड़ान की डेट बताई गई है, जून में होने वाली है पहली उड़ान। डिज़ाइंड एज लॉन्च ऑन डिमांड, ठीक है। इसका डिज़ाइन किस हिसाब से किया गया है, लॉन्च ऑन डिमांड के हिसाब से।
एंड ए चीपर अल्टरनेटिव माना जा रहा है फॉर प्लेसिंग स्मॉल पेलोड इन ऑर्बिट। ठीक है, काफ़ी सस्ता रहेगा यदि आप किसी भी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं। इट वुड हैव मल्टीपल माउंटिंग ऑप्शन फॉर नैनो माइक्रो स्मॉल सैटेलाइट, ऐसा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सोर्स का कहना है। फिजिकली हम बात करें SSLV क्या है ना, ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है। इसकी हाइट है 34 मीटर और लाइट ऑफ इसका वेट है 1200 टन का, है ना। कैपेसिटी इसकी बताई जा रही कितना वजन उठा सकता। बाई कंपेरिजन द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स माना जाता है। स्टैंड 44 मीटर टॉल, हैज़ 4 स्टेज एंड हैज़ ए लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 320 टन फॉर इट्स XL वेरिएंट, और इसकी कैपेसिटी 120 टन की, इसकी है 320 टन की। ऑल 3 स्टेजेस ऑफ द SSLV विल बी सॉलिड propulsion स्टेज। SSLV के जो तीनों स्टेज हैं उनमें ठोस ईंधन का ही यूज़ किया जाएगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है। बीइंग डेवलप्ड विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन द SSLV विल बी एबल टू प्लेस 500 किलो पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन किया गया है, 500 किलो तक का पेलोड ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। इसरो हैज़ परफॉर्म ग्राउंड टेस्ट ऑन ए न्यू सॉलिड बूस्टर स्टेज फॉर इट्स लॉन्च व्हीकल। डेट बताई गई है 14 मार्च इसी साल की। पिछले साल दिसंबर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट 4 थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा था राज्यसभा में कि सेंटर ने सैंक्शन किया है टोटल 169 करोड़ रुपये का डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए। इसमें शामिल था कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ व्हीकल सिस्टम, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू द 3 प्लान डेवलपमेंट फ्लाइट्स। लेबल्ड बताए गए हैं SSLV D1, SSLV D2, SSLV D3। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं हमारे यहाँ पर चाइल्ड और जो एडोलसेंट हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी। ठीक है, बताया जा रहा है ये जो रहते हैं बच्चे और जो जवान या फिर किशोर हैं वो हमारे देश के क्या है, फ्यूचर हैं। एंड ईजिंग द पैसेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट ये सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। 8.6 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ ऑकर्ड हुई हैं एमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इन 2019 का डाटा है। 8.6 लाख से भी ज़्यादा डेथ हुई हैं जिसमें शामिल है बच्चे और एडोलसेंट। ठीक है, 2019 का ये डाटा है, किशोर जिसको बोलते हैं ना। ए न्यू लैंसेट सीरीज कॉल्स अटेंशन टू द क्राइसिस इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट सेक्टर अर्जिंग फॉर ए कंप्लीट रिहॉल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। इससे क्या चीज़ की ज़रूरत सामने आ रही है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आप फिर से जो है रिहॉल करिए, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। द पेपर्स इन द सीरीज टेक ए ब्रॉड एक्सपांसिव व्यू ऑफ द सिचुएशन। एकदम विस्तृत व्याख्या की गई है इस पेपर में। द पेपर्स लुक एट द इफेक्ट ऑफ अर्ली लाइफ पॉवर्टी ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हाईलाइट द ह्यूज inequities in the system and suggest redesigning service delivery to maximize outcome। यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई जाती है अर्ली लाइफ पॉवर्टी की, कहाँ पर, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। बच्चे के डेवलपमेंट में पॉवर्टी का क्या रोल रहा है। इसके अलावा हाईलाइट्स द ह्यूज इनइक्विटीज़ इन द सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी असमानताएं हैं। इसके अलावा सजेशन दिया गया है कि आप रीडिज़ाइन करिए सर्विस डिलीवरी को ताकि आउटकम हमारा मैक्सिमाइज हो सके। लेखक वाइल द कॉलिंग फॉर एफर्ट्स टू री इमेजिन द डिलीवरी ऑफ सर्विस दैट विल हेल्प चिल्ड्रन थ्राइव मेंशन दैट ए piecemeal approach catering only to certain age group may not be the best way to handle the crisis in child health care। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस तो देखने को मिला है वेरियस सेक्टर में चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ
के मामले में पूरे विश्व भर में। लेकिन देयर इज़ ए रिस्क, रियल रिस्क, दैट नेशंस माइट कम्प्लीटली फेल टू मीट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। लेकिन